हेलो सिविलियंस, आप सभी का स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। तो हमारा ये सीरीज चल रहा है यूथ पब्लिकेशन वॉल्यूम 1, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है बीपीएससी ए के लिए। अगर इस किताब को आप कर लेते हैं, इसका जो 3 वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 सिविल इंजीनियरिंग टेक्निकल के लिए, और एक जनरल इंजीनियरिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेसिकली। तो अगर इन 3 किताबों को कर लेते हैं तो 90% आपका सिलेबस यहाँ से कवर हो जाएगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, इसको आप वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 51, जो क्वेश्चन नंबर 1 to 50 है, हम पहले वीडियो में हम देख चुके हैं, कंप्लीट कवर कर चुके हैं इसको। ठीक है, तो 50-50 क्वेश्चन करेंगे। कम टाइम में कोशिश करेंगे कि आधा घंटा में खत्म हो जाए, ताकि रिवीजन करना आसान हो जाए। तो पहले खुद से बनाना है, सॉल्व कर लेना है, फिर इस वीडियो को एज अ रिवीजन के तौर पर यूज करेंगे। तो आप बार बार उसको चलते फिरते घूमते कहीं भी इसको देख के, ताकि रिवीजन हो सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 के साथ। 51 क्या बोल रहा है? ड्रेसिंग ऑफ स्टोन इज डन। ड्रेसिंग, स्टोन का जो ड्रेसिंग होता है वो कब करते हैं? तो याद रखिएगा, आफ्टर क्वेरिंग। तो स्टोन अगर निकालना है हमको तो पहले क्वेरिंग करेंगे, मतलब उसको बड़े से पहाड़ से उसको काटेंगे। क्वेरिंग मतलब क्या होता है? पहाड़ से उसको काटना। ठीक है, तो अब जो पहाड़ से कटेगा तो क्या होगा, उसका रिक्वायर्ड शेप और साइज जो होगा वो हमारे हिसाब से नहीं होगा। वही लिखा हुआ है कि स्टोन्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्वेरिंग डज नॉट कंटेन रिक्वायर्ड शेप एंड साइज। तो उसको क्या करना पड़ेगा, फिर काट काट के उसको शेप और साइज में लाना पड़ेगा। सो दे आर कट इनटू रिक्वायर्ड साइज एंड शेप विद सुटेबल सरफेस। ठीक है, और इसको जो काटते हैं, सुटेबल शेप एंड साइज में लाते हैं, इसी को बोलते हैं ड्रेसिंग ऑफ स्टोन। ठीक है, इसी को बोलते हैं ड्रेसिंग ऑफ स्टोन। और ड्रेसिंग ऑफ स्टोन क्या करते हैं? क्वेरिंग साइट पे ही करते हैं, जहाँ से पहाड़ को काट के स्टोन निकाला वहीं पे क्वेरिंग कर लिया, ताकि फालतू चीज़ वहाँ से कट जाए और हमारा वेट कम हो जाए। स्टोन का जो वेट है वो कम हो जाएगा, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम लगेगा, इसलिए ठीक है। तो ड्रेसिंग ऑफ स्टोन इज डन आफ्टर क्वेरिंग, क्वेरिंग के बाद करते हैं, जिसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉक्स लाइक बसाल्ट, ग्रेनाइट विदाउट फीचर्स आर एग्जांपल ऑफ। तो पत्थर जो जैसे कि बसाल्ट हो गया, ग्रेनाइट हो गया, इसमें कोई फीचर्स नहीं है। फीचर नहीं है मतलब कोई कह सकते हैं कोई गैप नहीं है, कोई जहाँ से पानी पास हो सके। तो विदाउट फीचर है तो उसको बोलते हैं एक्यूफ्यूज बोलते हैं। अब यहाँ पे 3-4 टर्म दिया हुआ है। एक्यूफर क्या होता है, एक्यूटार्ड क्या होता है, एक्यूक्लूड क्या होता है, एक्यूफ्यूज क्या होता है। तो ये आपने सॉइल में पढ़ा होगा, जब सीपेज पढ़ते हैं सॉइल के अंदर, तो वहाँ पे ये टर्म्स आते हैं, या इन्वायरमेंट में आपने पढ़ा होगा, इन्वायरमेंट में ये इसको कवर किया होगा। तो इस टर्म को देख लेते हैं। तो रॉक्स लाइक बसाल्ट, ग्रेनाइट विदाउट फीचर्स आर एग्जांपल ऑफ एक्यूफ्यूज। सबसे पहले एक्यूफर क्या होता है? देखिए, एक्यूफर क्या होता है? एक्यूफर क्या होता है? एन एक्यूफर इज अ सैचुरेटेड फॉर्मेशन ऑफ अर्थ मटेरियल विच नॉट ओनली स्टोर्स वाटर बट इल्स इट इन सफिशिएंट क्वांटिटी रिलेटिवली इजिली ड्यू टू हाई परमेबिलिटी। तो इसमें एक्वाफर में क्या होता है, पानी स्टोर भी करता है, नॉट ओनली स्टोर वाटर, पानी इसमें स्टोर भी रहेगा, और उसका इल्डिंग भी काफ़ी हाई होगा। मतलब जब जरूरत पड़ने पे पानी का इल्डिंग, पानी बहुत तेज़ी से बाहर निकल सकता है, क्योंकि परमेबिलिटी ज़्यादा होता है। तो स्टोर हम अच्छे से कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, जो मटेरियल है, जो सॉइल है, वो पोरस है। ठीक है, तो पोरोसिटी इसका हाई है। ठीक है, और इल्डिंग अच्छा से हो सकता है, मतलब पानी निकल सकता है अच्छे से। तो मतलब परमेबिलिटी भी ज़्यादा है। ठीक है, परमेबिलिटी भी ज़्यादा है। तो परमेबिलिटी डिपेंड करता है साइज ऑफ वाइड्स पे। साइज ऑफ वाइड्स पे, साइज ऑफ वाइड्स ज़्यादा है तो परमेबल ज़्यादा होगा, तो पानी का यील्डिंग जो है ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम पोरोसिटी की बात करें, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ वाइड्स पे, नंबर ऑफ वाइड्स पे। ठीक है, तो ज़्यादा अगर नंबर ऑफ वाइड्स है तो ज़्यादा पोरस है, तो ज़्यादा पानी स्टोर कर सकता है। तो एक्वीफर क्या हो गया, ये स्टोर भी करेगा और यील्डिंग भी अच्छा करेगा। ठीक है, तो एक्वीफर मतलब अच्छा है। नेक्स्ट आपका है एक्यूटार्ड। एक्यूटार्ड क्या होता है? इट इज ए फॉर्मेशन थ्रू विच ओनली सीपेज इज पॉसिबल। सीपेज पॉसिबल है, मतलब इल्डिंग, जो पानी का इल्डिंग है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो इल्ड जो है इनसिग्निफिकेंट है कंपेयर टू एन एक्वीफर, मतलब इसकी परमेबिलिटी कम होगा। तो एक्यूटार्ड का जो परमेबिलिटी है वो क्या होगा, कम होगा कंपेरिजन टू एक्वीफर। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल एक्यूटार्ड में देते हैं सैंडी क्ले। सैंडी क्ले यूनिट क्या है? एग्जांपल ऑफ एक्यूटार्ड। इसका परमेबिलिटी कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? एक्यूक्लूड। एक्यूक्लूड क्या होता है? तो फॉर्मेशन ऑफ ए क्ले विच इज हाईली पोरस। हाईली पोरस है मतलब पानी स्टोर कर सकता है अच्छा खासा, बट नॉट परमिएबल। लेकिन साइज ऑफ वाइड कम होने के कारण परमिएबल नहीं है।
ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज ऑफ पोर्स। पोर्स का साइज काफ़ी छोटा है तो परमेबल नहीं है, लेकिन पोरस होता है, पानी स्टोर कर सकता है, लेकिन इसमें इल्डिंग अच्छा से नहीं होगा, उसको एक्यूक्लेट बोलेंगे। एक्यूफ्यूज क्या होता है? इट इज अ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन विच इज नाइदर पोरस, ना ही पोरस है ना ही परमेबल, तो सबसे बेकार फॉर्मेशन है, ना ही इसमें पानी स्टोर हो सकता है और ना ही इसमें इल्डिंग अच्छा हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देखा हमने ग्रेनाइट और बसाल्ट विदाउट फीजर, तो मैसिव कॉम्पैक्ट रॉक विदाउट एनी फ्रैक्चर, कोई फ्रैक्चर नहीं है, तो ये एक्यूफ्यूज में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमने देख लिया क्या होता है। रॉक्स लाइक बसाल्ट, ग्रेनाइट विदाउट फीजर, ये सब क्या है? एक्यूफ्यूज है, ना ही पोरस है ना ही परमेबल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रॉक्स बिहेव एज मासेस टुवर्ड्स ऑपरेटिंग स्ट्रेस, तो रॉक्स पे अगर स्ट्रेस ऑपरेट होगा, अप्लाई होगा, तो रॉक कैसे बिहेव करेगा? तो याद रखिए रॉक बिहेव करेगा इलास्टिक मटेरियल की तरफ। ठीक है, तो रॉक्स बिहेव एज अ इलास्टिक मासेस टुवर्ड्स ऑपरेटिंग स्ट्रेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फॉलोइंग इज सेडिमेंट्री रॉक। तो सेडिमेंट्री रॉक देख चुके हैं पहले, पिछले वीडियोज में देखा है। सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है? लाइमस्टोन सेडिमेंट्री रॉक है, सैंडस्टोन भी है और कोल भी है, तो आंसर क्या हो गया? डी। सेडिमेंट्री रॉक हो गया डी, सैंडस्टोन भी है, लाइमस्टोन भी है और कोल भी आपका सेडिमेंट्री रॉक में ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रॉक इज जनरली यूज्ड फॉर रूफिंग। रूफिंग के लिए कौन सा रॉक यूज करते हैं? तो याद रखिएगा स्लेट। तो याद रखने वाला है, क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। तो विच रॉक इज जनरली यूज्ड फॉर रूफिंग, रूफिंग के लिए कौन सा यूज करते हैं? तो स्लेट हम यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर सेलेक्टिंग बिल्डिंग स्टोन्स। तो बिल्डिंग स्टोन्स हमको सेलेक्ट करना है, तो उसमें क्या क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है? तो सीजनिंग ऑफ स्टोन इज एसेंशियल एंड इज डन बाय सोकिंग इन वाटर। तो सीजनिंग क्या है? स्टोन एसेंशियल है एंड डन इन सोकिंग इन वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्टोन इज टू बी मोर देन 2.7। तो ये तो सही है, जो स्टोन का स्पेसिफिक ग्रेविटी होना चाहिए वो 2.7 से ज़्यादा होना चाहिए, दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोरोसिटी ऑफ स्टोन अफेक्ट्स इट्स ड्यूरेबिलिटी। जाहिर सी बात है, उसका कितना पोरस है, उसका नंबर ऑफ वाइड्स कितना है, वो उसका ड्यूरेबिलिटी को अफेक्ट करेगा, तो ये भी सही है। करेक्ट पूछा है। क्लाइमेटिक कंडीशंस डिसाइड द टाइप ऑफ स्टोन टू बी यूज इन कंस्ट्रक्शन। जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उस आधार पर हम डिसाइड करेंगे कौन सा स्टोन हमें यूज करना है कंस्ट्रक्शन में, कौन सा नहीं करना है, तो ये भी सही है। तो आंसर क्या हो गया? 2, 3 एंड 4, डी आंसर हो गया। ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्टोन के बाद गुड बिल्डिंग स्टोन की बात करें तो 2.4 से 2.8 के बीच में होगा। ठीक है, किसी किसी स्टोन का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 2.7 से कम होता है, जैसे कि ड्राई अर्थ हो गया या मार्बल हो गया। अगर हम ड्रेसिंग ऑफ स्टोन की बात करें, द ड्रेसिंग बिफोर सीजनिंग इंप्रूव्स द वेदर रेसिस्टेंस। तो ड्रेसिंग बिफोर सीजनिंग, सीजनिंग से पहले ड्रेसिंग करेंगे तो क्या होगा? वेदर रेसिस्टेंस उसका बढ़ेगा। ठीक है, पोरोसिटी डिपेंड्स ऑन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कूलिंग टाइम एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन। जो पोरोसिटी है वो डिपेंड करता है किस पे? उसका मिनरल कौन कौन सा है, कूलिंग टाइम क्या है, स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन क्या है। इफ पोरोसिटी ऑफ स्टोन इज हाई, अगर पोरोसिटी हाई है देन दे आर लेस ड्यूरेबल। ठीक, स्टोन शुड बी स्ट्रॉन्ग, स्टोन क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और ड्यूरेबल होना चाहिए, ताकि जो भी वेदर का एक्शन हो रहा है उसको वो रेसिस्ट कर सके। और जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होना चाहिए बिल्डिंग स्टोन का, वो आपको 60 से 200 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर के रेंज में होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्लीवेज इज द मोड ऑफ फोल्डिंग। इट इज द प्रोसेस वेयर इन ऑल इंटरनल मूवमेंट्स आर अलोंग शियर प्लेन्स which do not change their position during the entire process। तो वो आपका it is a process wherein all internal movements are along shear planes which change their position during process। तो क्लीवेज क्या होता है? चेंज करता है पोजीशन, एक जगह फिक्स नहीं होता है, तो ये आपका गलत हो गया, यहाँ लिखा हुआ डू नॉट चेंज। ठीक है, ये चेंज करता है, तो ये सही हो गया। द प्रोसेस इन्वॉल्व्स डायलेशन इन द वर्टिकल डायरेक्शन। तो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा? इसमें एक डायलेशन देखने को मिलेगा, तो ये भी सही है। द प्रोसेस इन्वॉल्व्स कंप्रेशन इन लैटरल डायरेक्शन। तो लैटरल डायरेक्शन में कंप्रेशन होगा और वर्टिकल में डायलेशन होगा, तो आपका 2, 3, 4 सही है। आंसर क्या है? डी। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है क्लीवेज इन रॉक इज टेंडेंसी टू पार्ट अलोंग स्मूथ प्लेन। स्मूथ प्लेन के अलोंग क्या होता है? उसमें अलग हो सकता है, फ्रैक्चर आ सकता है, टूट सकता है, ब्रेक हो सकता है। तो क्लीवेज हुआ रॉक के अंदर एक टेंडेंसी है जिसके अलोंग वो टूट सकता है जब उसको हैमर से एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो इन जनरल एक्सियल प्लेनर क्लीवेज विल बी सब पैरेलल टू द बेडिंग इन द लिम्स ऑफ द फोल्ड। ठीक है, तो वर्टिकली क्या होता है? डायलेशन होगा और लैटरली क्या होगा? इसमें कंप्रेसिव फोर्स लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है कि डेक्कन ट्रैप बसाल्ट इज यूज्ड इन द फाउंडेशन ऑफ द ब्लास्ट फर्नेस। तो जो ब्लास्ट फर्नेस हम बनाते हैं उसमें फाउंडेशन के रूप में किसको यूज करेंगे? वो हम यूज करेंगे डेक्कन ट्रैप को, मतलब बसाल्ट स्टोन को, जो कि एक इग्नियस रॉक होता है। सही बात है,
क्यों करेंगे? क्योंकि डेक्कन ट्रैप का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है वो मोर देन 150 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होगा। मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होने के कारण हम उसको ब्लास्ट फर्नेस में यूज़ करेंगे। दोनों ही सही है, तो इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। ठीक है, डेक्कन ट्रैप की बात करें तो डेक्कन ट्रैप इज अ लार्ज इग्नियस रॉक। क्या है? एक लार्ज इग्नियस रॉक है, लार्ज इग्नियस रॉक लोकेटेड इन द डेक्कन प्लेटू ऑफ द वेस्ट सेंट्रल इंडिया। तो वेस्ट सेंट्रल इंडिया में जो डेक्कन प्लेटू है आपका, ये वाला एरिया जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसका काफ़ी हाई होता है, इसलिए ब्लास्ट फर्नेस का जो फाउंडेशन के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे डेक्कन ट्रैप का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज पर मोर्स स्केल द हार्डनेस ऑफ क्वार्ट्ज एंड टोपाज रिस्पेक्टिवली। तो मोर्स स्केल हमने पढ़ा था, क्वार्ट्ज टोपाज का तो 7 है, क्वार्ट्ज एंड टोपाज, तो क्वार्ट्ज का 7 है और टोपाज का आपका 8 है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। हार्डनेस ऑफ क्वार्ट्ज एंड टोपाज रिस्पेक्टिवली आर 7 एंड 8। टोपाज का 8 हो गया, क्वार्ट्ज का 7 हो गया। नेक्स्ट, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेनाइट इज। तो ग्रेनाइट का पूछा है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तो याद कर लीजिए 70 to 130 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ग्रेनाइट इज कॉमन टाइप ऑफ इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। ग्रेनाइट है क्या? तो इग्नियस रॉक है। कौन सा रॉक है? इंट्रूसिव है या एक्सट्रूसिव है? तो अंदर बनता है, तो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है। और ठीक है, इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अगर पूछ लिया जाए तो 70 to 130 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डेंसिटी 2.6 to 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, बल्क डेंसिटी 2500 से 2700 केजी पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लेट इज फॉर्म्ड बाय मेटामॉर्फिक एक्शन ऑन। तो स्लेट क्या है? एक मेटामॉर्फिक रॉक है। रॉक 3 तरह का हमने पढ़ा था, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, तो मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनता है? जब इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक पे हाई प्रेशर या टेम्परेचर एक्ट होगा, तब उसमें एक प्रोसेस होगा जिसको बोलेंगे मेटामॉर्फिज्म। बेसिकली उसका क्या होता है? इंटरनल स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस देखने को मिलता है और फिर जो रॉक फॉर्म करेगा उसको बोलेंगे मेटामॉर्फिक रॉक। तो स्लेट एक मेटामॉर्फिक रॉक है। जो सेल एक सेडिमेंट्री रॉक है। सेल क्या है? एक सेडिमेंट्री रॉक है। ठीक है, इसी पे जब हाई प्रेशर या हाई टेम्परेचर अप्लाई होता है बहुत लंबे टाइम तक, तो ये बन जाता है, स्लेट बन जाता है, जो कि एक मेटामॉर्फिक रॉक है। तो वही ये स्लेट इज फॉर्म्ड बाय मेटामॉर्फिक एक्शन ऑन सेल। सेल एक सेडिमेंट्री रॉक है, उस पर मेटामॉर्फिक एक्शन होगा तो स्लेट बनेगा। मार्बल क्या है? मार्बल भी एक मेटामॉर्फिक रॉक है। और ये लाइमस्टोन से बनता है मार्बल। लाइमस्टोन क्या है? एक सेडिमेंट्री रॉक है, उस पर जब मेटामॉर्फिज्म होगा तो ये बन जाएगा, मार्बल बन जाएगा। ठीक है, क्वार्टजाइट की बात करें, ये भी मेटामॉर्फिक रॉक है और ये बनता है सैंडस्टोन से। तो सैंडस्टोन से बनेगा क्वार्टजाइट बनेगा। लाइमस्टोन से बनेगा मार्बल। ठीक है, ग्रेनाइट क्या है? कि इग्नियस रॉक है। इसका आंसर हो गया आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। कौन सा इंट्रूसिव इग्नियस रॉक नहीं है? तो बसाल्ट नहीं है। बाकी ग्रेनाइट तो कई बार देख चुके हैं कि इग्नियस रॉक है। जो मोल्टेन माग्मा है उसके ठंडा होने से ये एक ग्रेनाइट बनता है। डियोराइट भी उसी कैटेगरी में है, गैब्रो भी वही है। तो ग्रेनाइट, गैब्रो और डियोराइट तीनों का तीनों क्या है? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है। बसाल्ट जो है सरफेस के ऊपर आता है, फिर ठंडा होगा, सॉलिडिफाई होगा और फिर फॉर्म करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोन इज रिकमेंडेड फॉर रोड मेटल वर्क। तो रोड मेटल वर्क के लिए हम कौन सा स्टोन को रिकमेंड कर सकते हैं? तो याद रखिएगा क्वार्टजाइट। कौन सा? क्वार्टजाइट क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक है। मेटामॉर्फिक रॉक है जो कैसे बनता है? अभी जस्ट हमने देखा ऊपर में, ये बनता है आपका सैंडस्टोन एक सेडिमेंट्री रॉक है, उसके मेटामॉर्फिज्म से क्वार्टजाइट बनता है। ठीक है, और ये आप रिकमेंड कर सकते हैं फॉर बिल्डिंग फाउंडेशन एंड रोड मेटल वर्क के लिए। ग्रेनाइट आफ्टर मेटामॉर्फिज्म ट्रांसफर्स टू, ग्रेनाइट से क्या बनता है? नीस बनता है। ग्रेनाइट क्या है? इग्नियस रॉक है। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है। इस पर अगर हाई टेम्परेचर या प्रेशर लगेगा तो क्या होगा? मेटामॉर्फिज्म होगा और मेटामॉर्फिक रॉक बनेगा, उसका नाम बोलते हैं नीस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन मोस्ट स्केल ऑफ हार्डनेस द हाईएस्ट हार्डनेस इज डायमंड। ठीक है, तो मोस्ट स्केल क्या बताता है? हार्डनेस ऑफ स्टोन बताएगा। इस पे 1 से 10 के बीच में नंबर होता है। इसमें 1 सबसे कम हार्डनेस, 10 सबसे ज़्यादा हार्डनेस। तो 10 का नंबर दिया हुआ है आपका डायमंड। ठीक है, 1 दिया हुआ है टैल्क। ठीक है, 1 पे टैल्क है, 2 पे जिप्सम है, 3 पे कैल्साइट है, 4 पे फ्लोराइट है, 5 पे एपेटाइट है, 6 पे ऑर्थोक्लेज है, 7 पे क्वार्ट्ज है, 8 पे टोपाज है, 9 पे कोरंडम है। ठीक है, ग्रेनाइट एग्जाम्पल ऑफ
इग्नियस रॉक है, कई बार रिपीट हो चुका है। ग्रेनाइट का एग्जांपल है, इग्नियस रॉक है। ठीक है, इग्नियस रॉक फॉर्म कैसे होता है? थ्रू द कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ माग्मा और लावा। तो माग्मा और लावा के कूलिंग से या सॉलिडिफिकेशन से बनता है, जैसे कि बसाल्ट हो गया, डोलेराइट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया इग्नियस रॉक। सेडिमेंट्री रॉक की बात करें तो ये कैसे फॉर्म होता है? तो दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय द कंसिडरेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ वेदरिंग ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग रॉक। प्री एग्जिस्टिंग रॉक है, वो क्या हुआ, उसमें ब्रेक डाउन हुआ, वेदरिंग हुआ, फिर जाके डिपॉजिट हुआ, सेडिमेंट डिपॉजिट हुआ, और धीरे धीरे कई साल तक वो रॉक का फॉर्म ले लेता है। उसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक, जैसे कि सैंडस्टोन हो गया, लाइमस्टोन हो गया, जिप्सम हो गया, फिर लिग्नाइट हो गया। ये सब क्या सेडिमेंट्री रॉक है। मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनता है? जो जब वही इग्नियस रॉक या सेडिमेंट्री रॉक पे क्या होता है, उसका जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक का जो कैरेक्टर चेंज होता है व्हेन सब्जेक्टेड टू ग्रेट हीट एंड प्रेशर, जब बहुत उसमें हीट लगता है या प्रेशर लगता है तो उसके अंदर का जो कैरेक्टर है वो बदलने लगता है, उसको बोलते हैं मेटामॉर्फिज्म। और उससे जो रॉक फॉर्म होता है उसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। जैसे कि एग्जांपल हो गया, स्लेट मेटामॉर्फिक रॉक है, मार्बल एक मेटामॉर्फिक रॉक है, लेटेराइट एक मेटामॉर्फिक रॉक है, नीस हो गया, सिस्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी, जो अच्छा बिल्डिंग स्टोन होना चाहिए क्या होना चाहिए? आपका स्ट्रांग होना चाहिए, गुड इन अपीयरेंस एंड कलर होना चाहिए, सही बात है, हार्ड एंड टफ होना चाहिए। तो आंसर क्या हो गया? डी हो गया। ऑल ऑफ द इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थीन टेबुलर बॉडीज ऑफ magma which essentially penetrate parallel to the bedding planes of foliations of the country rocks is known as। अब ये आपका मान लीजिए सरफेस दिया हुआ है, मागमा इधर से आया और आपका पूछ रहा है कि पैरेलल, यहाँ से जाके ऐसे पैरेलली जमा हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे? जिसको याद रखिएगा सील्स बोलते हैं। ठीक है, वही मागमा अगर लंबा लंबा ये ऐसे करके जमा हो जाए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डाइक्स बोलते हैं। ठीक, तो थीन टैबुलर बॉडीज ऑफ माग्मा विच एसेंशियली पेनिट्रेट पैरेलल टू द बेडिंग प्लेन्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कंट्री, इसको क्या बोलेंगे? सील्स बोलेंगे। तो पैरेलल बोल रहा है, सील्स याद रखिएगा, पैरेलल हो गया सील्स। अगर परपेंडिकुलर पूछ दिया जाए एग्जाम में, इसको डाइक्स बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पेट्रोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ, जो पेट्रोलॉजी है डील्स विद द स्टडी ऑफ, किसे डील करता है? ये डील करता है ओरिजिन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रॉक्स। तो रॉक्स के ओरिजिन और कैरेक्टरिस्टिक्स का स्टडी को डील करता है पेट्रोलॉजी। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। तो पेट्रोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रॉक, रॉक के ओरिजिन और उसके विशेषताओं के बारे में जो स्टडी करेंगे उसे बोलेंगे पेट्रोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरफेस ऑफ इरोजन और नॉन डिपोजिशन दैट सेपरेट्स द यंगर रॉक फॉर्मेशन फ्रॉम द ओल्डर रॉक फॉर्मेशन इज कॉल्ड। एक यंगर रॉक फॉर्मेशन है, ये ओल्डर रॉक फॉर्मेशन है, फिर इस पे बना यंगर रॉक फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे जो सरफेस जो बीच में बनेगा उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे अनकन्फर्मिटी। ठीक है, एंड अनकन्फर्मिटी इज द कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू रॉक यूनिट, दो रॉक यूनिट के बीच में एक जो कॉन्टैक्ट होगा उसको डिनोट करेगा, इन विच द अपर यूनिट इज क्रियली मच यंगर देन द लोअर यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the amount of explosive required to fracture a unit volume of rock called। एक यूनिट वॉल्यूम हम क्या लेंगे? रॉक लेंगे, उसको क्या करना है? फ्रैक्चर करना है, तो कितना अमाउंट ऑफ एक्सप्लोसिव लगेगा उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे पाउडर फैक्टर। क्या बोलेंगे? पाउडर फैक्टर। ठीक है, तो पाउडर फैक्टर क्या होता है? पाउडर फैक्टर इज द अमाउंट ऑफ एक्सप्लोसिव रिक्वायर्ड टू फ्रैक्चर ए यूनिट वॉल्यूम ऑफ रॉक। रॉक का एक वॉल्यूम लेंगे, उसको फ्रैक्चर करने के लिए जितना एक्सप्लोसिव का अमाउंट रिक्वायरमेंट होगा उसे बोलेंगे पाउडर फैक्टर बोलेंगे। तो आंसर क्या हो गया? डी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए गुड बिल्डिंग स्टोन शुड हैव अ वियरिंग रेसिस्टेंस लेस देन, जो अच्छा बिल्डिंग स्टोन होगा उसका वियरिंग रेसिस्टेंस क्या होना चाहिए? 3% से कम होना चाहिए। तो अच्छा बिल्डिंग स्टोन का जो वियरिंग रेसिस्टेंस है, क्षमता होना चाहिए उसका वियर एंड टीयर का, वो 3% से कम होना चाहिए। एज पर कोड IS 1706/1972, ए गुड बिल्डिंग स्टोन शुड हैव अ वियरिंग रेसिस्टेंस लेस देन 3%, तो 3% से भी कम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मैफिक टाइप ऑफ इग्नियस रॉक द परसेंटेज ऑफ सिलिका। इग्नियस रॉक मैफिक टाइप है, मैफिक मतलब क्या हो गया? मैग्नीशियम और आयरन का कंटेंट इसमें ज़्यादा है। तो अब सिलिका पूछा है इसमें, तो सिलिका याद रखिएगा, मैफिक पूछा है तो 45 से 55% होगा। ठीक है, तो सिलिका कंटेंट क्लासिफिकेशन स्कीम, रॉक्स विथ मोर देन 65% सिलिका और कॉल्ड फेल्सिक। अगर 65% से ज़्यादा सिलिका है तो उस रॉक को बोलेंगे फेल्सिक। क्या बोलेंगे? फेल्सिक बोलेंगे। अगर 55 से 65 है, 55 से 65 है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे इंटरमीडिएट बोलेंगे, इंटरमीडिएट बोलेंगे। अगर 45 से 55 है
ठीक है, तो इसको बोलेंगे मैफिक बोलेंगे। ठीक है, अगर लेस देन 45% है तो इसको बोलेंगे अल्ट्रामैटिक, अल्ट्रा मैफिक, इसको बोलेंगे 45 से 55। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ड्रिलिंग इक्विपमेंट, कौन सा ड्रिलिंग इक्विपमेंट नहीं है? तो याद रखिएगा रीपर जो है ड्रिलिंग इक्विपमेंट नहीं है, बाकी जैक हैमर, शॉर्ट ड्रिल और ड्रिफ्टर ये सब क्या है, ड्रिलिंग मशीन है, इसे ड्रिलिंग इक्विपमेंट है, ड्रिल कर सकते हैं, लेकिन जो रीपर है वो नहीं है। तो ड्रिलिंग इक्विपमेंट्स आर जैक हैमर, शॉर्ट ड्रिल एंड ड्रिफ्टर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन मॉस स्केल स्क्रैच विद द एड ऑफ द फिंगर नेल इंडिकेट्स अ हार्डनेस इन द रेंज ऑफ, मॉस स्केल पे अगर क्या करते हैं फिंगर नेल से की हेल्प से अगर स्क्रैच आ रहा है तो वो हार्डनेस उसका क्या होगा मॉस स्केल पे, तो ये होगा 2 से 3, क्या होगा 2 से 3। ऑन मॉस स्केल स्क्रैच विद द एड ऑफ द फिंगर नेल इंडिकेट्स अ हार्डनेस इन द रेंज ऑफ 2 से 2 से 3 के बीच में इसको मानेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला नेक्स्ट क्वेश्चन में, रफ स्टोन आपका मैच द आइटम्स इन लिस्ट 1, यूज ऑफ स्टोन दिया हुआ है, एंड विद दोज इन लिस्ट 2 नेम ऑफ स्टोन, चूज द बेस्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो रफ स्टोन वर्क, रफ स्टोन की वर्क की बात करें तो ग्रेनाइट करते हैं। ठीक है, ब्लास्ट की लेटराइट, सॉरी ये आपका हो जाएगा रफ स्टोन वर्क में लेटराइट, ब्लास्ट में हो गया ग्रेनाइट, ऑर्नामेंटल वर्क मार्बल, मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट चौक। 4 3 2 1। ठीक है, 4 3 1 2, मार्बल हो गया, चौक हो गया, तो 4 3 1 2। रफ स्टोन वर्क याद रखिएगा, लेटराइट से क्या करते हैं हम रफ स्टोन वर्क करते हैं। ब्लास्ट जो ग्रेनाइट होता है इग्नियस रॉक, उससे क्या बनाते हैं ब्लास्ट बनाते हैं। मार्बल मेटामॉर्फिक रॉक होता है, ऑर्नामेंटल वर्क करते हैं। चौक यूज करते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इग्नियस रॉक ग्रेनाइट हो गया आपका, सेडिमेंट्री रॉक सैंडस्टोन हो गया, मेटामॉर्फिक रॉक नीस हो गया, पेबल्स हो गया ग्रेवल्स। 1 2 4 3 1 2 4 3, इसका आंसर क्या होगा बी होना चाहिए, बी है। इग्नियस रॉक देख चुके हैं कई बार, ग्रेनाइट भी होता है, बसाल्ट भी इग्नियस रॉक में आता है। सेडिमेंट्री रॉक हो गया, सैंडस्टोन हो गया, चौक हो गया, सेल हो गया, ये सब आपका सेडिमेंट्री रॉक में आएगा। मेटामॉर्फिक रॉक में क्या आएगा नीस आएगा, मार्बल आएगा और स्लेट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्बल, मार्बल की बात करें तो ये आपका होगा यूज हम करते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक होता है यूज करते हैं ऑर्नामेंटल वर्क्स में, फ्लोरिंग में, तो पी का हो गया 3। स्लेट की बात करें तो स्लेट हम यूज करते हैं डैम्प प्रूफिंग, फ्लोरिंग, रूफिंग में यूज करते हैं। ठीक है, तो क्यू का 1 हो गया। अगर हम लाइमस्टोन की बात करें तो ये हम यूज करते हैं सीमेंट में रॉ मटेरियल के रूप में, 4 हो गया। कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन यूज करते हैं फायर रेसिस्टेंट मशीनरी के रूप में। ठीक है, तो 3 1 4 2 3 1 4 2 आंसर हो गया। मार्बल क्या होता है मेटामॉर्फिक रॉक होता है, जिसके पास सफिशिएंट स्ट्रेंथ होगा, शाइनिंग होगा, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं ऑर्नामेंटल वर्क में, फ्लोरिंग में। स्लेट की बात करें तो काफ़ी फाइन ग्रेन होता है, इसका जो साइज जो ग्रेन का साइज होता है वो काफ़ी फाइन होता है, छोटा पतला होता है। ये भी मेटामॉर्फिक रॉक है, हम यूज़ करते हैं फ्लोरिंग में, रूफिंग में। क्यों? क्योंकि इसका काफ़ी ड्यूरेबल होता है, अट्रैक्टिव अपीयरेंस होता है, और डैम प्रूफिंग के रूप में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। लाइमस्टोन की बात करें तो ये आपका सीमेंट बनाने में मेजर कंपोनेंट के रूप में काम आता है। कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन की बात करें तो ये काफ़ी इसमें जो रेसिस्टेंस होता है अगेंस्ट वेदरिंग एंड फायर वर्क के खिलाफ ज़्यादा होता है, इसलिए इसको हम फायर रेसिस्टेंट स्ट्रक्चर में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज रॉक्स वुड हैव एल्यूमिना एज देयर कंपोनेंट्स, विच ऑफ दीज रॉक्स वुड हैव एल्यूमिना एज देयर कंपोनेंट्स। तो एल्यूमिना पूछा है तो कई बार उसको देख चुके हैं, एल्यूमिना मतलब एर्गिलेसियस रॉक, एल्यूमिना या क्ले है तो उसको बोलेंगे एर्गिलेसियस रॉक। ठीक है, तो प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूट इज क्ले, एल्यूमिना हो गया। रॉक क्या होता है हार्ड होता है, ब्रिटल होता है, जैसे कि स्लेट हो गया, लैटराइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेस्ट टू चेक द प्रेजेंस ऑफ पोरली वेदरिंग कैल्शियम कार्बोनेट इन सैंडस्टोन। तो सैंडस्टोन में पोरली वेदरिंग कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेजेंस को चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, तो ये आपका होगा एसिड टेस्ट। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ पोरली वेदरिंग कैल्शियम कार्बोनेट इन सैंडस्टोन, इसको कहते हैं एसिड टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एन एग्रीगेट टू बी कॉल्ड साइक्लोपिन एग्रीगेट इट्स साइज मस्ट बी लार्जर देन। अगर किसी एग्रीगेट को हम साइक्लोपिन एग्रीगेट कहना है, एग्रीगेट क्या होता है
एग्रीगेट अगर उसका साइज़ मतलब 75 मिलीमीटर से 150 मिलीमीटर के बीच में होगा तो उसको बोलेंगे हम साइक्लोपिन एग्रीगेट बोलेंगे। तो उससे बड़ा होना चाहिए, 75 से 150 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कोर्स एग्रीगेट पासिंग थ्रू 75 मिलीमीटर सीव and retained on 6 millimeter sieve is termed as flaky if its minimum dimension is less than। तो मिनिमम डायमेंशन फ्लैकी की केस में क्या फॉर्मूला होता है, इसका एवरेज निकालेंगे और 0.6 ये होना चाहिए। तो इसका एवरेज निकालेंगे 75 प्लस 6 81/2 40.5। अब इसका 0.6 टाइम 40.5 करेंगे तो ये कुछ कम ही आएगा। तो यहाँ पे जो सबसे मिनिमम वैल्यू दिया हुआ है 40.5 दिया हुआ है, तो इससे कम होना चाहिए तब जाके फ्लैकी कहलाएगा। ठीक है, सैंडस्टोन के बारे में पूछा है तो सैंडस्टोन क्या है, सेडिमेंट्री रॉक है, बिल्कुल सिलिशियस रॉक है और एक्वस रॉक भी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, डी, ऑल ऑफ द अबव। इन जनरल विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट पोरोसिटी। हाईएस्ट पोरोसिटी किसके पास होता है, हाईएस्ट पोरोसिटी मतलब जिसमें क्या होता है, नंबर ऑफ वाइड ज़्यादा होगा। नंबर ऑफ वाइड ज़्यादा है तो उसको बोलेंगे हम हाईएस्ट, इट लीड्स टू हाईएस्ट पोरोसिटी। ठीक है, अगर वॉल्यूम ऑफ वाइड ज़्यादा है तो उसको बोलेंगे ज़्यादा परमिएबल होगा। तो इस केस में क्या है, लूज सैंड एंड ग्रेवल। जो सैंड एंड ग्रेवल लूज होगा उसमें नंबर ऑफ वाइड ज़्यादा होगा तो वो पोरोसिटी उसकी ज़्यादा होगी। तो मटेरियल हैविंग मोर वाइड्स विल बी मोर पोरस, वो क्या होगा, मोर पोरस होगा। ठीक है, लूज सैंड एंड ग्रेवल हैज़ द हाईएस्ट पोरोसिटी, सबसे ज़्यादा पोरोसिटी ज़्यादा होगा। पोरोसिटी क्या होता है, वी अपॉन वी। तो वॉल्यूम ऑफ वाइड ज़्यादा होगा तो पोरोसिटी ज़्यादा हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल्स इज यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग द हार्डनेस ऑफ स्टोन। तो कई बार देख चुके हैं, मोस स्केल का इस्तेमाल करते हैं हम, सॉरी ये मोहर है, मोहर नहीं, मोस स्केल, मोस स्केल का यूज़ करते हैं हार्डनेस निकालने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच काइंड ऑफ स्टोन इज मार्बल। मार्बल कौन सा स्टोन है, रिपीट क्वेश्चन है तो मेटामॉर्फिक रॉक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल इज एन एग्जांपल ऑफ। सेल क्या है, तो सेल एक आपका अर्गिलेशियस रॉक है। सेल क्या है, अर्गिलेशियस रॉक है। ठीक है, जिसमें एल्यूमिना या क्ले होगा प्राइमरी मटेरियल के रूप में। ठीक, तो यहाँ पे आपका क्या होता है, बिल्डिंग स्टोन चैप्टर खत्म होता है, बिल्डिंग स्टोन खत्म होता है। ठीक ठीक है, तो बिल्डिंग स्टोन खत्म होता है। तो फिर इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे ब्रिक्स, टाइल्स एंड अदर क्ले प्रोडक्ट्स और फिर आगे के चैप्टर खत्म करेंगे। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, और लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।